जैकेट पहनता, मैं पहनता नहीं। क्या यही परेशानियां हैं? मैं इतना ही कहूंगा मित्रों, परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है। हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है। और हम तो उस प्रदेश से आते हैं जहां पर आबादी मात्र 72 लाख की है। 1 करोड़ भी नहीं है, 72 लाख है 140 करोड़ के देश में, आधा %। लेकिन कंट्रीब्यूशन देखिए देश के प्रति क्या है। अगर 21 परमवीर चक्र विजेता देश में हुए तो उसमें से 4 हिमाचल प्रदेश के हैं। पहला मेजर सोमनाथ शर्मा हुए, कर्नल थापा से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा से लेकर सूबेदार संजय कुमार, ये चारों के चारों हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान हैं। कारगिल में युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर तिरंगा झंडा लहराकर कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था, ये दिल मांगे, भूल गए, ये दिल मांगे। एक वो था जो लड़कर देश के लिए कुछ भी और करने के लिए तैयार था। क्या हमारा दिल नहीं मांगता वो? पर डिपेंड करता है क्या चाहिए। युवा साथियों, एक के बाद दूसरा उदाहरण आपके सामने ऐसा ही आएगा जिसमें देश के बढ़ते कदम ही आपको नजर आएंगे। हम उसमें कितनी तेजी के साथ अपनी कदम ताल कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको 2 उदाहरण और दूंगा। एक पीएम गति शक्ति का। किसी को पता है पीएम गति शक्ति क्या है? मैं चाहता हूं आपके फैकल्टी मेंबर्स खुद पहले पढ़ें और सबको बताएंगे, क्योंकि देश बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। उस व्यक्ति की सोच जिसको कल तक कहा जाता गरीब मां का बेटा है, चाय बेचने वाला है, वो क्या सोच रखता होगा? आप कल्पना तो कीजिए। कई बार हमारे देशों में प्रोजेक्ट शुरू होते थे, बीच रास्ते में अटक जाते थे, 50-50 साल पूरे नहीं होते थे। कारण कागजों में पास हो गया और जमीन पे कहीं पे रेलवे लाइन निकल रही है, कहीं पे ग्रीन कॉरिडोर है, कहीं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, कहीं पे पानी जा रहा है, कहीं पे स्कूल की बिल्डिंग है, कहीं कुछ और बना है। वो चेक ही नहीं होता था नीचे तक। मोदी जी ने 2001 से लेकर 2023 तक, गुजरात से लेकर यहां तक जो काम किया, ये गुजरात में उन्होंने तैयार करना शुरू किया था कि कोई भी प्रोजेक्ट बने उससे पहले हमारे सिस्टम में होना चाहिए कि क्या ट्रांसमिशन लाइंस कहां से जा रही है, कहां पे पोल लगा, कहीं पे पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, डाकखाना, कुछ तो नहीं है। ऐसी 1600 लेयर्स हैं, उनमें से देखना पड़ता है कहीं कुछ है तो नहीं, ताकि ऑन योर स्क्रीन यू कैन गेट टू नो कि बाद में तो नहीं कुछ ऐसा है जिसके कारण वो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। आज अगर समय से पहले अगर हम प्रोजेक्ट पूरा कर पा रहे हैं तो उसमें पीएम गति शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये किसी साइंटिस्ट ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने बनाया, प्रधानमंत्री मोदी के बोलने पे बना। हम क्या कर सकते हैं? यू आर ऑल इंजीनियर्स, यू कैन ऐड वैल्यू टू हैव अ बेटर लाइफ, यू कैन मेक लाइफ ईजियर, यू कैन इनोवेट, you can bring in new technologies, bring in new innovation, and I think that is what the world is looking at you. For example, before 2014, how the subsidies were given, how the scholarships were given, केंद्र से पैसा आता था, राज्य की सरकार भी कागज में चढ़ाती थी और वैसे देने जाती थी। हमने कुछ नहीं किया, जनधन खाते खोले, उस पे भी 15 अगस्त 2014 में जब खोला गया तब भी बहुत बुद्धिजीवियों ने मजाक उड़ाया कि क्या गरीब का खाता खोलना है। 48 करोड़ बैंक खाते खुले। आप कभी घर जाके पूछना, बैंक खाता भी 2 लोगों को साथ में लेके जाना पड़ता था, 1000 रुपये जमा करवाते थे तब बैंक खाता खुलता था, नहीं तो नहीं खुलता था।
जीरो बैलेंस अकाउंट पे बैंक खाते खुले, बैंक वालों ने घर जाके खाते खोले, जब कभी उनके पास जाना पड़ता था बैंक वाले उनके पास गए। फर्क क्या पड़ा मैं इसके पीछे बताता हूं। पीछे पड़ के मोदी जी डिस्ट्रिक्ट के बैंक के अधिकारियों की मीटिंग लेते थे, प्रधानमंत्री के नाते, टू एंश्योर दैट इट इज इंप्लीमेंटेड, लास्ट माइल डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए। कोई काम छोटा नहीं होता जी। झाड़ू भी उठाया उन्होंने अपने हाथ में स्वच्छता अभियान को लेकर। 48 करोड़ बैंक खाते खुले जिसमें कहते थे कोई पैसा नहीं आएगा। आज उन खातों में 2 लाख करोड़, 2,10,000 करोड़ रुपए जमा, 2,10,000 करोड़, जो बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बना, जो एक साल में अगर 3 बार घूमे तो 6 लाख करोड़ रुपया घूमता है। ऐसे मुद्रा योजना शुरू की गई जिसके कारण बगैर जमीन गिरवी रखे आप अपना काम धंधा व्यापार शुरू कर सकते हैं। 43 करोड़ के लगभग लोन दिए गए, 43 करोड़ लोन। इसमें से अधिकतर युवा और महिलाओं ने लिए, 63% वुमेन हु बिकेम एंटरप्रेन्योर्स। चाहे छोटी चाय की दुकान, ढाबे से लेके हौजरी खोली हो, तब भी उनको ये करने का अवसर मिला। जैम ट्रिनिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जनधन खाते तो खोले, आधार कार्ड भी बनाए ताकि फर्जी ना हो, फिर मोबाइल भी, डेटा भी सस्ता दिया। आज डीबीटी करके, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर करके, आज वो खाने वाले खत्म हो गए, सीधा खाते में पैसा पहुंचता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स पहुंचता है। अमेरिका, यूके, यूरोप, सब ने कोविड के टाइम पे चेक काटे और लोगों को पोस्ट किए, और बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने अपने जंगलों में चले गए, खेतों में चले गए, गांव में चले गए, वो कभी चेक बैंकों तक नहीं पहुंचे। लेकिन भारत ने बटन दबा के डिजिटल पेमेंट करके सीधा खाते में पैसा देके मदद की। ये आज नए भारत की बुलंद तस्वीर है जो दुनिया देख रही है। मेरे भाई, इन अ वे वी हैव leapfrogged from what the other countries are doing now. We started with the coin, then to the paper currency, then to the digital payment, then to the credit cards, the plastic currency, and finally we are at the digital payments. भारत ने लीपफ्रॉग किया पेपर करेंसी से सीधा डिजिटल पेमेंट्स पे। हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाले में बहुत ज्यादा गए नहीं। जो दुनिया नहीं कर पाई वो हमने पहले अडॉप्ट किया है। 5G टेक्नोलॉजी का उदाहरण देना, बिकॉज यू आर ऑल इंजीनियर्स। भारत में 2G टेक्नोलॉजी आते भी समय लगा था, और 2G स्कैम जो हुआ यूपीए के साइन पे आप सबको पता ही है। ये 3 जनरेशन हमने बीच में सीधी ली, 3G 4G, इमीडिएटली 5G आया। 5G का नेटवर्क अगर आप यूरोप में देखेंगे, यूएस में देखेंगे, दे स्टार्टेड वेल बिफोर अस, बट इफ यू लुक एट द फुटप्रिंट ऑफ अ 5G इन इंडिया, आज हम यूरोप से बहुत आगे निकल गए हैं भारत 5G फुटप्रिंट में। ये कैसे संभव हो पाया? वी आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड द टेक्नोलॉजीज मेक इन इंडिया। पहले हम 5G टेक्नोलॉजी सोचते दुनिया लेगी, आज दुनिया हमसे 5G टेक्नोलॉजी ले रही है, और हम 6G, ये भी मेक इन इंडिया ही होने वाला है। आपके सामने तो संभावना ही संभावना है, अपार संभावना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको तो आगे ही बढ़ना है। चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, एनर्जी का क्षेत्र हो, वाटर का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है, बिकॉज द फ्यूचर इज हाइड्रोजन। इफ यू लुक एट आवर एनर्जी नीड्स, हम जो क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, उसके साथ साथ अब हम यहीं पे सोलर, यहीं पे हम एथेनॉल, बायोफ्यूल उस पे जा रहे हैं, और द थर्ड फोर्थ विल बी हाइड्रोजन। और ये मिक्स ऑफ एनर्जीज होगा भविष्य के लिए। क्रूड ऑयल जिसके ऊपर हमारे लाखों करोड़ रुपया, सबसे बड़ा खर्चा हमारा क्रूड ऑयल पर होता है। हमने अपना इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट पे खर्चा कम किया है, अब हमें अपने क्रूड ऑयल पे खर्चा कम करना है। सो आप में से कोई भी उस क्षेत्र में जाएगा तो मुझे लगता है उसमें हमें बहुत फायदा मिल सकता है। अंतिम बात मैं अपने करने जा रहा हूं कि एक समय था जब हम पारंपरिक ज्ञान, हमारी संस्कृति या हमारे धार्मिक विश्वासों और जीवन शैली में क्षमा प्रार्थी रवैया अपनाते थे। पूर्व की सरकारों के समय था, लेकिन मोदी जी ने कहा कि पंच प्रण को लेकर चलना है। पंच प्रण में पहला प्रण है विकसित भारत,
भारत को विकसित देश बनाना है। दूसरा है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है। अब हम गुलाम नहीं है, ना ही उस सोच को रखना है। तीसरा, अपने गौरवशाली इतिहास, सभ्यता, परंपराओं पर गर्व करना है और हमें होना भी चाहिए। जैसे बौद्ध सर्किट बनाया, करतारपुर कॉरिडोर खुलाया, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाया, दिव्य और भव्य महाकाल लोक धाम बनाया, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाया और दिव्य भव्य अयोध्या धाम में अब भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा होने वाला है। ये केवल आस्था के केंद्र नहीं, अर्थव्यवस्था भी साथ में जुड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट से लेके, रेलवे से लेके, हाईवे से लेके, 4 लेन सब बने हैं। और 4 धाम यात्रा को लेके अगर आप देखोगे तो सब तरफ, एक तरफ कमाई 5 गुना चले गई, टूरिस्ट 5 गुना ज्यादा बढ़ गए, वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी भी हुई है। तो चौथा है एकता एकजुटता को बनाए रखना, चौथा प्रण है। और पांचवा है हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना। We should not seek only rights, but we should also obey our duties. अधिकार ही ना मांगे, कर्तव्य का पालन भी करें। इसलिए मैंने कहा था अमृत काल में अपना कर्तव्य पालन करते हुए हमें विकसित देश भारत को बनाना है। और मैं कहूंगा आज हम अपने पारंपरिक ज्ञान, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और संरक्षण कर रहे हैं और इसमें आप सबका योगदान भी चाहिए। देश उत्सव के रूप में इसको स्वीकार कर रहा है। काशी तमिल संगम हो, सौराष्ट्र तमिल संगम हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए गए जहां पर इकोनॉमी को बढ़ावा भी मिला, देश की एकता एकजुटता को बढ़ाने का अवसर भी मिला और हम अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करते हुए भविष्य के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हम उस पर कर रहे हैं। 21वीं सदी का हमारा मंत्र युवा जनो ये न गता सा पंथ, यही है। इसका मतलब ये है कि जिस मार्ग पर युवा चल दे वही मार्ग देश का मार्ग है। और मैं चाहता हूं हमारे देश का युवा सही मार्ग पर ही चले ताकि देश भी सही मार्ग पर ही चले। आपके बढ़ते कदम और हर मंजिल को आप चूमे, आपके कदम चूमे, ऐसा मेरा आपकी कामना रहेगी भविष्य के लिए। आप हमेशा याद रखिए कि आप युवा ही नए भारत के कर्णधार हैं, आप ही नए भारत का विस्तार भी हैं, आप ही नियंता भी हैं और नेतृत्वकर्ता भी हैं। आपके नेतृत्व में ही भारत आगे बढ़ने वाला है और आज के युवाओं के पास प्राचीनता की विरासत है और आधुनिकता का बोध भी है। इसीलिए जिस और युवा चलेगा उसी और भारत चलेगा। अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व भी कीजिए, उसको ज्ञान भी उसका प्राप्त कीजिए, सीखिए भी उसमें क्या क्या छिपा है। हमारी संस्कृति में बहुत कुछ है, हमारी परंपराएं हमें बहुत कुछ सिखाती भी। और शायद आज मैं थोड़ा लंबा इसलिए बोल भी गया क्योंकि मुझे लगता था कि आज के दिन मुझे अपने मन की बात आपसे अवश्य करनी चाहिए। हर महीने अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी भी अपने मन की बात करते हैं। शनिवार रात को अगर ज़्यादा लेट ना हो जाओ तो सुबह 11 बजे तक उठ के अगर आप केवल अंतिम रविवार को मन की बात सुनेंगे तो देश के ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं जहां पर लोगों ने बहुत कुछ अलग किया, अनूठे प्रयास किए, उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। मित्रों, देश में बहुत कुछ बदला है। मैं जब पहली बार सांसद बना था 4वीं लोकसभा में, तब यूपीए के समय उनको पद्मा अवार्ड्स मिलते थे जिन लोगों का पुल होता था, पुल और प्रेशर के अंतर्गत मिलते, कोई एमपी की चिट्ठी पे, कोई नेटवर्क करके मिल जाता था। आज उन लोगों के चेहरे आप देखते होंगे जिनका कभी अखबार में पन्ना नहीं छपता है। हम उनको देश भर में खोजते हैं। किसी ने अपना पूरा जीवन पेड़ लगाने में लगा दिया, किसी ने पानी बचाने में लगा दिया, किसी ने स्वास्थ्य सुविधाओं में लगा दिया, किसी ने परंपराओं को बचाने में लगा दिया। किसी माँ ने अपने जीवन में सब कुछ त्याग के
अनाथ बच्चों को पालने में लगा दिया, जिसने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि अखबार के पन्ने में भी आएंगे, आज उनको राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड देने का काम किया जाता है। ये नए भारत में हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा, भारत तो बदल रहा है तेजी से, नया भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और नया भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये नए भारत के नए युवा, आप भी सब नई ऊंचाइयों को छुएं। नए भारत की बुलंद तस्वीर में आपका भी बड़ा योगदान हो। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।